वेलकम टू ई लर्निंग सिंप्लीफाइड। यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसके ऑलरेडी पार्ट ए और पार्ट बी डिस्कस किए गए हैं। देखते हैं पिछले दो पार्ट्स में क्या क्या डिस्कस किया था। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा था अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट। उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन कैसे हुआ था वो देखा था। इकोनॉमिक पॉलिसीज देखी थी। नेशनल और पर कैपिटा इनकम के बारे में जाना था और डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर स्टेगनेशन के बारे में, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसी थी उसके बारे में, एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था उसके बारे में। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। उसके दो प्राइम मोटिव क्या थे वो देखा था। और पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडियन मार्केट पे क्या इम्पेक्ट हुआ था वो देखा था। फिर उसके बाद में फॉरेन ट्रेड की बात की थी। फॉरेन ट्रेड में कौन कौन सी गुड्स थी जिनका एक्सपोर्ट हुआ और किन गुड्स का इंपोर्ट हुआ वो डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखेंगे 1947 से पहले या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर। बॉक्स 1.3 को देखते हैं जिसका टाइटल है ट्रेड थ्रू सुएज कैनाल। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। ये एक नेचुरल वाटरवे नहीं है, ये मैन मेड वाटरवे है जिसकी ओपनिंग हुई थी 1869 में। इसकी अब सुएज कैनाल की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। सुएज कैनाल यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और इस मेडिटेरेनियन सी पे यहाँ पे एक पोर्ट शेड है उसको, और ये गल्फ ऑफ सुएज है, इसको कनेक्ट करती है ये सुएज कैनाल जो एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। अब इसकी ओपनिंग की वजह से जो डिस्टेंस थी 19,800 किलोमीटर वो रिड्यूस होकर 11,600 किलोमीटर रह गई थी। अब बात करते हैं इस्थमस क्या होती है। इस्थमस ऑफ सुएज की बात कर ली, अब इस्थमस के बारे में बात करते हैं। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो लार्ज लैंड मसेज हैं उनको कनेक्ट करती है और दो वाटर बॉडीज हैं उनको सेपरेट करती है। आप मान सकते हो यहाँ पे पोर्ट शेड थी और यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज थी और सुएज कैनाल ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड रूट मिल गया यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स के बीच में। जो साउथ एशिया में पोर्ट्स लोकेटेड थी वहाँ वहाँ पे, और जो ईस्ट अफ्रीका था और ओशियनिया, ओशियनिया रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया और जो आसपास की टेरिटरी है उसको। सुएज कैनाल was the one of the most important waterways in the world। और सुएज कैनाल की ओपनिंग से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी वो बहुत कम हो गई और इंडियन मार्केट को और इजीली एक्सेस कर सकती थी फॉरेन कंपनीज। अब 1.6 की तरफ जाते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशंस। फर्स्ट सेंसस हुई थी 1881 में। फर्स्ट सेंसस ने क्या रिवील किया? फर्स्ट सेंसस ने यह रिवील किया कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में अनइवननेस है, कोई एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। उसका रीजन यह था कि बहुत सारी फेमिन्स आई थी उस टाइम पे, उसकी वजह से डेथ्स हो गई थी और फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट थे वो लोगों तक नहीं पहुंचे थे। और 1881 के बाद में हर 10 साल के बाद में सेंसस ऑपरेशन होने लगा इंडिया में। अब देखते हैं उस टाइम की डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस को या फिर डेमोग्राफिक स्टेजेस को। अगर 1921 के पहले के पीरियड की बात करें तो इंडिया था फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट होती है और हाई डेथ रेट होती है। उसकी वजह से ऑलमोस्ट देखें तो पॉपुलेशन स्टेगनेट रहती है, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट नहीं होता है, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रहती है। और अगर बात करें 1921 की बात तो 1921 के बाद इंडिया ने सेकंड स्टेज में एंटर कर लिया था और सेकंड स्टेज में बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होती है, डेथ रेट भी डिक्लाइन होती है, लेकिन बर्थ रेट है वो कम डिक्लाइन होती है और जो रेट ऑफ डिक्लाइन होता है डेथ रेट का वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है। अब बात करते हैं अदर सोशल इंडिकेटर्स की। पहले बात करें ओवरऑल लिटरेसी लेवल की
तो ओवरऑल लिटरेसी लेवल थी 16% से कम, और इसमें भी फीमेल लिटरेसी की बात करें तो ये थी 7%। और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए कोई रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं है उस टाइम का, कोई स्पेशल स्टडी नहीं हुई थी, लेकिन ये ज़रूर है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, और इनकी वजह से वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेज हुई थी, जैसे डायरिया। अब बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट की। मोर्टेलिटी रेट में पर 1000 डेथ्स को काउंट किया जाता है। ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी इंडिया की। और मोर्टेलिटी रेट में भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, जो शिशु मृत्यु दर है उसकी बात करें, तो ये थी 218 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें तो ये थी सिर्फ 44 ईयर। और ओवरऑल पॉवर्टी की बात करें तो ओवरऑल पॉवर्टी एक्सटेंसिवली प्रिवेल कर रही थी उस टाइम पे। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में पहले सेक्टर वाइज बात करते हैं। यहाँ पे सेक्टर दिए हुए हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, और यहाँ पे वर्कफोर्स का शेयर दिया हुआ है। एग्रीकल्चर में टोटल वर्कफोर्स का शेयर था 70 to 75%। ऑलमोस्ट इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम थी, और उसमें वर्कफोर्स का शेयर था ओनली 10%, और सर्विसेज में था 15 to 20%। अब बात करते हैं रीजनल वेरिएशंस की। जो पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू की, उसकी वजह से एक रीजन से दूसरे रीजन में डेवलपमेंट में काफ़ी डिफरेंस आया था, उसी को रीजनल वेरिएशंस कहा गया है। रीजनल वेरिएशंस के हिसाब से जो टेरिटरीज थी उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो टेरिटरीज जहाँ पे एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस में डिक्लाइन हो रहा था, और दूसरी इंक्रीजिंग शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, जहाँ पे वर्कफोर्स है उसका शेयर एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे थी मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु जो और कर्नाटका को इंक्लूड करके थी, और दूसरी बॉम्बे, और तीसरी बंगाल। ये तीनों बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, और ये ही तीन प्रेसिडेंसीज थी मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफिकेशन किया था और वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। और दूसरी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे थी उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की। रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ था, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स का डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में। अब देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में क्यों डेवलप करना चाहती थी। उसका प्राइम मोटिव यही था कि बहुत सारे कॉलोनियल इंटरेस्ट थे, प्राइमरी ट्रेड था, उसको सर्व करने के लिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा उसको गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिया जा सके। अब पहले देखते हैं रोड्स के बारे में। यूरोपियंस के एडवेंट से पहले भी इंडिया में रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई थी, लेकिन वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थी, और रोड्स काम में ली जाती थी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए विद इन इंडिया, कि अगर एक जगह कहीं पे रिबेलियन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, तो आर्मी को मोबिलाइज करके वहाँ पे सप्रेस किया जा सके जो नेशनलिस्टिक आइडिया थे उनको। और जो रॉ मटेरियल थे कंट्री साइड से, जो गाँवों में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते थे, उनको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर पोर्ट तक ले जाया जाए, और फिर वहाँ से इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज थी वहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए सेंड कर दिया जाए। तो क्या रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, उससे रूरल पीपल थे उनको बेनिफिट हुआ? नहीं, दे सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग फेमिन्स, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी नहीं थी। अब बात करते हैं रेलवेज की। रेलवेज का इंट्रोडक्शन 1850 में हुआ था। इसके टू वे इम्पैक्ट थे। पहला तो ये कि रेलवेज के इंट्रोडक्शन ने लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनेबल किया, और उसकी वजह से ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर थे जो इंडिया की फ्रीडम
फाइट में उनको तोड़ के और नेशनलिज्म थी उसको और आगे बढ़ाया गया। दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो था कि इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होने की वजह से जो गांवों की सेल्फ सफिशिएंसी थी वो डिक्रीज हो गई थी। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। और पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट था नेट इफेक्ट की बात करें तो जनरली ये माना जाता है कि रेलवेज के एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो कांग्रेस के सेशंस होने लगे अलग अलग जगह पे, उससे लोगों में नेशनलिज्म की भावना थी वो और बढ़ गई। और जो सेकंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था उसको आउटवेट कर दिया था फर्स्ट वाले ने। तो नेट इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया के लिए वो पॉजिटिव था। अब ये आप डायग्राम में देख सकते हो, पहला रेलवे ब्रिज जिसने बॉम्बे को थाने से कनेक्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1854 में। अब बात करते हैं इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स की। इनलैंड ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे। उनमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रोजेक्ट थे इनलैंड ट्रेड के उनको अबेंडन कर दिया, उनको वहीं पे छोड़ दिया, आगे कोई भी सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया। अब बात करते हैं पोस्टल सिस्टम के डेवलपमेंट की। इंडिया में एक एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन हुआ था और उसका प्राइम मोटिव था इंडियन टेरिटरीज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्व्ड ए यूजफुल पर्पस, इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था लेटर्स लिखने में, इंफॉर्मेशन को इधर उधर कम्युनिकेट करने में, लेकिन ये बहुत ही इनएडिक्वेट था। अब देखते हैं चैप्टर 1 के कंक्लूजन को। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर थे, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन की कमी थी, इंडस्ट्री को डाइवर्स करने की ज़रूरत थी क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही कम सेक्टर तक कन्फाइन होकर रह गई थी और कैपेसिटी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड इस हिसाब से ओरिएंटेड था कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में उसको सस्टेन किया जा सके, ना कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए और इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो करे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, उसको कंट्री साइड तक रूरल एरियाज थे उन तक एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी और उसमें पब्लिक ओरिएंटेशन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। और नेक्स्ट चैप्टर में इन्हीं चैलेंजेस को इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे इम्प्रूव किया, क्या क्या स्टेप्स लिए वो देखेंगे। If you enjoyed the video, then hit the like button and don't forget to subscribe. Thank you.